नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल गुरुवार को कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी ने 40 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है और इन 40 नामों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे, जहां से वह वर्तमान में भी सांसद हैं। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की सुरक्षित सीट यानी रायबरेली से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज 8 मार्च को या फिर 1-2 दिन में जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव में अब केवल कुछ ही समय बाकी बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां बीजेपी अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं अब उम्मीदवारों की अगली लिस्ट के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को होगी। खबरों के मुताबिक पार्टी इस दूसरी लिस्ट में कम से कम 150 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि एक सीट पर चर्चा के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बुधवार से ही राज्यों के कोर ग्रुप के साथ बैठकें जारी हैं। अब तक राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा के कोर ग्रुप के साथ बैठकें हो चुकी हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र पर भी प्रारंभिक चर्चा हुई, लेकिन वहीं बिहार में पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति न बन पाने के कारण गुरुवार को प्रस्तावित कोर ग्रुप की बैठक टाल दी गई। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और नेताओं का एक से दूसरी पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दलों के बीच आंध्र प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की संभावना पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और टीडीपी गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सीट बंटवारे पर आपसी सहमति पर निर्भर करेगा। आज 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपए कटौती का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा। रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर कल गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने किसानों के आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस के बल प्रयोग और उसके अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने का आदेश दिया है। इस कमेटी की अगुवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। इसके साथ ही इस कमेटी में एडीजीपी रैंक के 2 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जिनमें से एक हरियाणा और दूसरे पंजाब से होंगे। ये समिति 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। आदेश में आगे कहा गया है कि अपना पक्ष रखने के लिए किसान भी इस समिति का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि प्रदर्शनकारियों पर रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वही पंजाब के नेता प्रतिपक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि आंदोलन के दौरान मारे गए युवा किसान शुभकरण सिंह के शरीर से मेटल का धातु मिला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 55वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा अब गुजरात पहुंच चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी ने दाहोद जिले में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित किया और साथ ही एक बार फिर जातिगत जनगणना की बात को दोहराया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप सभी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, लेकिन क्या आपको वहां भारत की राष्ट्रपति दिखी? आखिर क्यों उन्हें वहां एंट्री नहीं दी गई? क्योंकि वे आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें आने से मना किया गया। क्या आपने वहां कोई गरीब किसान मजदूर देखा? राहुल गांधी ने आगे कहा कि लेकिन आपने मंदिर के अंदर आरएसएस नेताओं को देखा, आपने अडानी, अंबानी, पूरे बॉलीवुड और क्रिकेट जगत को मौजूद होते हुए देखा, लेकिन क्या आपने वहां कोई गरीब व्यक्ति देखा? कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत 50% पिछड़े वर्गों, 8% आदिवासियों और 15% दलितों से बना है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में टॉप लेवल या कंपनियों, व्यवसायों,
अस्पतालों या मीडिया हाउसों के मालिकों की लिस्ट देखेंगे तो आपको इन समुदायों से कोई नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में भी आपको इन समुदायों से केवल 2 या 3 ही व्यक्ति मिलेंगे। राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर प्रतिनिधित्व कहाँ है, इसलिए ही जाति जनगणना की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि भारतीयों को पता चले कि देश के पैसे पर किसका नियंत्रण है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि भारत में कोई जाति ही नहीं है, लेकिन फिर वह खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने एक बार उनसे संपर्क कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब सिद्धू से ये पूछा गया कि क्या वे बीजेपी में लौट सकते हैं और क्या बीजेपी ने उनसे संपर्क किया है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि किसने मुझसे संपर्क किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवंत मान साहब मेरे पास आए थे, अगर वे कहें तो मैं उन्हें वो जगह भी बताऊंगा जहां वे मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि पाजी, अगर मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दूं तो मैं आपका डिप्टी सीएम बनने को तैयार हूं। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी में आ जाएं तो भी वे मेरे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि उन्होंने मान से कहा कि अगर वे चाहें तो कांग्रेस में उनका स्वागत है, लेकिन इसके लिए उन्हें दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए। बता दें कि सिद्धू के इस दावे पर मुख्यमंत्री मान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से हाल ही में इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए अभिजीत गंगोपाध्याय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि एक बीजेपी बाबू बेंच पर बैठे थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप उनसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नकाब उतर गया है। अगर वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वह सुनिश्चित करेंगी कि वह हार जाएं। टीएमसी प्रमुख ने उन पर उनके राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण निर्णयों के माध्यम से राज्य में हजारों युवाओं की नौकरियां छीनने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा आपको माफ नहीं करेंगे, आपके सभी फैसले सवालों के घेरे में हैं। हम आपकी हार सुनिश्चित करेंगे। कल से राज्य की जनता आपकी हरकतों के लिए न्यायाधीश की भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कल गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। अदालत ने महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम पर दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। बता दें कि प्रोफेसर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की आलोचना करते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के लिए काला दिन बताया था। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 5 अगस्त फ्लैग डे जम्मू कश्मीर और 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान लिखा था। उनकी इस टिप्पणी पर पुलिस ने प्रोफेसर जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A लगाई थी। अब ऐसे में मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ हर आलोचना या विरोध को अगर धारा 153A के तहत अपराध मान लिया जाएगा तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कल गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का ऐलान किया और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। ये भत्ता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और यानी 2025 तक मिलती रहेगी। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच खबर सामने आ रही है कि घूमने या नौकरी के सिलसिले में रूस गए भारतीय नागरिकों को जबरन आर्मी में शामिल कर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बीच सीबीआई को ऐसा करने वाले एक नेटवर्क का पता लगा है। सीबीआई ने कल गुरुवार को नौकरी के बहाने रूस भेजे जा रहे युवाओं के साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ 7 शहरों में छापेमारी की। सीबीआई ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई, चेन्नई में 13 स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान कथित तस्करों द्वारा विदेश भेजे गए पीड़ितों के कम से कम 35 मामलों की पहचान की गई है। सीबीआई ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया
और कई वीजा कंसल्टेंसी फर्म और एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। गृह मंत्रालय ने लश्कर तैयबा के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। बता दें कि कासिम गुज्जर वर्तमान में POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहे। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय ने एक पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार ने कई आतंकी हमलों के खूंखार मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिसने आतंकी हमलों में कई लोगों की जान ली है। उसके हमले में कई लोग घायल भी हुए। वह भारत के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में शामिल है। आगे कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से बेरहमी से निपटा जाएगा। गजा में संघर्ष विराम को लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में वार्ता चल रही है। इस बीच खबर है कि हमास का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी डील के बाहर निकल गया है। हालांकि समूह का कहना है कि अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल से बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने उम्मीद जताई थी कि रमजान के महीने की शुरुआत में 40 दिन का संघर्ष विराम हो सकता है, लेकिन इजराइल ने अपना प्रतिनिधिमंडल काहिरा नहीं भेजा था। इजराइल का कहना था कि उन्हें जीवित इजरायली बंधकों की लिस्ट चाहिए, जिन्हें समझौते के तहत छोड़ा जाएगा। वहीं हमास ने कहा है कि इजराइल ने अपनी जगह से युद्ध की वजह से विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों के वापस लौटने की मांग नहीं मानी है और न ही गजा के शहरों से इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग स्वीकार की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।